बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द शो। मैं हूं आपका मेज़बान रियाज गुल। नाजरीन, एवरी थर्सडे ऑन वीनस टीवी एट 8 PM मैं लेके आता हूं लीगल शो यूके लॉ विद रियाज गुल, जिसमें मैं आपकी लाइव फ़ोन कॉल लेता हूं और आपके साथ शेयर करता हूं इमिग्रेशन लॉ, ह्यूमन राइट्स एंड सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट। नाजरीन, अगर आपको या आपके किसी अजीज़ को इमिग्रेशन से जुड़ा कोई मसला हो तो आप भी स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे कॉल करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकूं, लेकिन मेरी हमेशा अपने व्यूवर से, कॉलर से रिक्वेस्ट होती है कि कॉल करते वक्त अपना टीवी का वॉल्यूम कम कर लिया करें या म्यूट पे कर लें या दूसरे रूम में जाके आप मुझसे अपने फ़ोन पे बात करें, ताकि जब आप अपने टीवी पे बात करते हैं तो मेरे और आपके दरमियान जो कम्युनिकेशन है उसमें गैप आ जाता है। फिर आपको प्रॉपर आपकी एडवाइस सुनना या मुझे एडवाइस करना मुश्किल हो जाता है। तो मेरी आपको हमेशा एडवाइस है कि अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर लें और मुझसे बात करें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लाइव कॉल ले सकें। तो नाजरीन, बिला वक्त ज़ाय के हुए बढ़ते हैं आज की फर्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। जी फरमाइए। मुझे लगता है शायद आपकी कॉल ड्रॉप हो रही है, आप टीवी देख रहे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत अच्छा और मालूमाती प्रोग्राम है आपका, माशाअल्लाह। थैंक यू। जी, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि वॉलंटरी रिटर्न अगर कोई करना चाहता है अपना केस छोड़ के, ठीक, तो उसको क्या मतलब जस्ट ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स लेके सीट करवा के वो जा सकता है या उसके लिए अब कोई प्रोसीजर इन प्लेस है जो आपको फॉलो करना होता है? ठीक। और दूसरा मेरा सवाल मैं आपसे ऑफ एयर पूछना चाहूंगा अगर प्रोग्राम के बाद। ठीक, थैंक यू। जो आपने ऑफर करना हो, आप वीनस टीवी पे फैसिलिटी है, आप कॉल कर लें, अपना नंबर ड्रॉप कर दें, मैं कोशिश करूँगा आपको वापस रिटर्न कॉल करने की। या अभी वीनस टीवी ने एक अच्छी काफ़ी फैसिलिटी दी है क्लाइंट्स के लिए कि अब अभी आपको एक ईमेल एड्रेस शो होगा, आप उस पर अपनी ईमेल ड्रॉप कर सकते हैं और मैं कोशिश करूँगा कि टाइम के बाद वो आज या कल किसी वक्त भी आपके जो कॉल्स होंगे या कोई आपकी इंक्वायरीज होंगी मैं उस पर आपको रिप्लाई कर सकूं। लेकिन जो आपका क्वेश्चन था कि अगर आपका केस यहाँ पे चल रहा हो और वॉलंटरी लीव करना चाह रहे हो तो उसके लिए आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं। आप खुद उनसे कांटेक्ट करें, बताएं कि मेरा केस चल रहा था लेकिन अब मैंने डिसाइड किया है कि मैं इस केस को परसू नहीं करना चाह रहा और मैंने प्लान किया कि मैं वापस जा रहा हूं और मुझे वापस जाने के लिए मेरा ट्रैवल अरेंज किया जाए। अगर आपके पास अपना पासपोर्ट है तो आप अपना पासपोर्ट लेके ट्रैवल टिकट बुक करवाएं और उनको इन्फॉर्म कर दें, वो आपको कोई प्रॉब्लम पैदा नहीं करेंगे। या अगर आपके पास अपना पासपोर्ट नहीं है तो आप उनको आपको करना होगा कि अपनी टिकट रिजर्व करवानी होगी या टिकट बुक करवानी होगी, जिसमें कम से कम आपको 8 से 15 दिन का गैप होना चाहिए ताकि जो होम ऑफिस वाले हैं वो आपके पासपोर्ट को या आपके ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स को एयरपोर्ट तक मैनेज कर सकें। तो आप अपने टिकट बुक करवाएं और उनको कॉल करें, इन्फॉर्म करें कि मैंने अपनी टिकट बुक करवाई है, मैं केस मेरा चल रहा था लेकिन ड्यू टू सम माई पर्सनल सर्कमस्टांसेस मैंने अपना जो स्टैंड है वो चेंज कर लिया। अब मैं अपने वापस कंट्री में जाना चाह रहा हूँ तो मुझे प्लीज़ मेरे पासपोर्ट को या जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनको एयरपोर्ट तक अरेंज किया जाए। तो वो नॉर्मली इसको आपको अरेंज कर देंगे। एयरपोर्ट पे जब जाएंगे, टिकट दिखाएंगे तो आपको पासपोर्ट वहाँ दे दिया जाएगा, आप अपने कंट्री में जा सकते हैं। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम रियाज साहब। वालेकुम अस्सलाम। मेरा केस लगी से मैं पेंडिंग था 4 साल से, तो एमपी के थ्रू भी लेटर लिखा है, सब कर दिया मैंने वो, और उनको लेटर भी लिखा कि अगर 28 दिन के नोटिस भी भेजा कि 28 दिन के अंदर आप नहीं कर गए तो हम कोर्ट में जाएंगे। ठीक। तो वहां से भी हमने लेटर रिसीव किया मैंने पे कि आपको विद इन 6 मंथ के अंदर हम डिसीजन कर देंगे। अब वो 6 मंथ भी हो गए हैं लेकिन फिर भी रिमाइंडर डाला, तो अब मेरे क्या चांसेस है कोर्ट के अंदर? और बच्चा एक यहाँ पे बॉर्न हुआ उसको, वो भी 7 साल का हो गया और दूसरा जो आया था वो भी 8 साल हो गए उसको। ओके, आपकी कॉल का शुक्रिया। अगर आपने मुझे बताया कि आपका यहाँ पे आपने लेक्सी में केस आपका पेंडिंग था लेकिन साथ ही साथ आपका यहाँ पे बच्चा पैदा हुआ, वो 7 साल का हो गया। जो आपका लेक्सी में केस है, मैं ख्याल आपने लास्ट टाइम भी हमें कॉल किया था, लास्ट 2 प्रोग्राम से पहले, तो मेरी वही एडवाइस है कि अगर तो आप अपने लेक्सी वाले केस को कैरी ऑन करना चाहते हैं तो कैरी ऑन कर सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो आपने लेक्सी में केस डाला हुआ था वो आपका ह्यूमन राइट्स पे रिलाई कर रहे थे आप। लेकिन अब क्योंकि इमिग्रेशन ने या होम ऑफिस वालों ने इमिग्रेशन रूल्स बना दिए हैं जो कि 9 जुलाई से इम्प्लीमेंट हो गए हैं कि अगर कोई शख्स या कोई फैमिली अपने बच्चों के साथ यहाँ पे 7 साल गुजार ले
या बच्चा पैदा हो 7 साल पूरे हो जाएं, या वो फॉरेन से आए और यहाँ पे वो 7 साल गुजार ले और बच्चे की एज 18 साल से कम हो, तो आप फर्दर लीव के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मेरी आपको वैसे एडवाइस ये होगी कि आपके लिए बेस्ट होगा कि आप अपनी फ्रेश एप्लीकेशन करें, क्योंकि अब इमिग्रेशन रूल्स के तहत आपने अप्लाई करना है, तो अब होम ऑफिस के पास कोई ऑप्शन या कोई प्ली नहीं है कि वो आपको वीज़ा ग्रांट ना करें। तो उससे ये फ़ायदा होगा कि आपको वीज़ा मिल जाएगा, आपको काम करने की, आपको रहने की और ट्रैवल करने की इजाज़त मिल जाएगी, जो हमेशा हमारे लिए रिक्वायर्ड होती हैं। ये 3 चीज़ें मेन है। उसके बाद चलो सेटलमेंट थोड़ी सी लेट भी मिल जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर आप लेक्सी में वेट करते रहें 2 साल साल और उसके बाद वो कहें कि आपको दोबारा एप्लीकेशन करना होगी, आपने टाइम वेस्ट किया, मेरे ख्याल वो शायद इतना ज़्यादा सेंसिबल नहीं है। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, वो लास्ट वीक को आपको एक सिख भाई ने एक सवाल किया था। जी फरमाइए। कि भाई मेरे पास ब्रिटिश सिटीजनशिप पासपोर्ट है। ठीक। तो अच्छा, तुमने उसको ये बोला था कि उसने बताया था कि मुझे इंडिया जाना है, ठीक, वहाँ जाना है, ये है वो। आपने समझाया कि आप इंडिया जा सकते हो, आप इंडिया सेटल हो सकते हो, ठीक। लेकिन जो ब्रिटिश सिटीजनशिप पासपोर्ट है ना, ओनली 6 मंथ इंडिया रह सकते। अगर 6 मंथ की वीजा हो, 5 ईयर की हो, फिर भी 6 मंथ, OCI हो, PIO कार्ड हो, लाइफ तक की वीजा हो, ओनली 6 मंथ के ऊपर रह नहीं सकते। अगर 6 मंथ के ऊपर 2 घंटे तुम एयरपोर्ट पे वापस आए तो आपको ऑफिसर पकड़ेगा। ठीक। तो ये बात तुमने जो समझाया था वो सही नहीं है भाई साहब। ओके, आपकी कॉल का शुक्रिया। देखिए, उसने मुझे या मेरा आपको जो एडवाइस करते हैं, हम ये कहते हैं कि अगर आपने वापस इस कंट्री में आना होगा, जो लोग यहाँ पे ब्रिटिश सिटीजन हैं, अगर वो किसी और कंट्री में जाके स्टे करना चाहें तो उन पे कोई टाइम बार नहीं है, लेकिन उनके अगेंस्ट अगर किसी भी आप पॉइंट बेस्ड सिस्टम पे हैं या किसी और स्टेटस पे हैं तो आप एक कंडीशन होती है कि यू कांट स्टे अब्रॉड मोर देन 90 डेज। इसी तरीके से अगर आपके पास इंडेफिनिट लीव हो तो अगर आप 2 साल के अंदर अंदर वापस नहीं आते तो फिर आपका जो इंडेफिनिट लीव है वो कर्टेल हो जाती है। लेकिन अगर आपके पास यहाँ पे ब्रिटिश सिटीजन हो और किसी और कंट्री में वापस जाएं और वापस आके सेटल होना चाहें तो यूके के लिए इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एनीवे, थैंक यू, आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। भाई मैं ग्लासगो से बोल रहा हूँ, रिजवान। जी रिजवान साहब फरमाइए। भाईजान, मैंने पिछले केस में फोन किया था एक भाई को, तो उन्होंने एडवाइस तफसीला नहीं दी थी। मैंने एक्चुअली यूरोपियन लड़की से शादी की है। ठीक। उसमें से मेरे 2 बच्चे हैं, एक गर्ल है और एक बॉय। ठीक है। ठीक। तो मैंने अभी 26 जून को एक एप्लीकेशन उनको डाली थी, शादी करके, रजिस्ट्रेशन शादी करके। निकाह जो था वो मेरा इस्लामिक मैरिज 3 साल पहले हुई थी। ठीक। तो लास्ट ईयर मैंने रजिस्ट्रेशन शादी करके इस साल 26 जून को एप्लीकेशन डाली थी। अब आपका सवाल क्या है रिजवान साहब? जी, उन्होंने मुझे अक्टूबर में एक लेटर भेजा कि आपको हमने वक्ती काम करने की इजाजत दे दी है। ठीक। तो आप जो है अभी काम करें जब तक आपकी एप्लीकेशन पेंडिंग है। रिजवान, आपका सवाल क्या है भाई? सवाल यही है कि अभी जो उन्होंने मुझे एक लेटर भेजा कि आपने अपना पासपोर्ट आपने और ID कार्ड जो हमें सेंड नहीं किया, इसलिए हम आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज कर रहे हैं। तो मेरा सवाल ये है कि मेरे अभी 2 बच्चे भी हैं, इन्होंने एप्लीकेशन रिफ्यूज की है, मैं दोबारा अपील कर सकता हूँ उस एप्लीकेशन पे, और इसका क्या प्रोसीजर होगा? ठीक है, थैंक यू। एक बच्चा 3 साल का है और एक 6 साल का है, और मुझे ये रिपोर्ट कर सकते हैं इस एप्लीकेशन के बेस के ऊपर? ओके, आपकी कॉल का शुक्रिया रिजवान साहब। मैं आपको बताता चलूं, आप अपने टीवी सुनिए मेरे ख्याल मेरे क्वेश्चन को। अगर आपकी यहाँ पे शादी हुई है और यूरोपियन के साथ, और जो आपकी वाइफ है वो यूके में रहते हुए अपने यूरोपियन TT राइट्स को जो एक्सरसाइज कर रही है, तो आप इंटाइटल हैं कि एज ए डिपेंडेंट एप्लीकेशन करें। उसके लिए आपकी वाइफ पे कंडीशन है कि या वो फुल टाइम एम्प्लॉय हो, सेल्फ एम्प्लॉय हो या फुल टाइम स्टूडेंट हो। आपकी शादी हुई, 2 बच्चे हुए, अब आप निकाह किया था पहले, अब आपने अपनी शादी रजिस्टर करवा दी, क्योंकि निकाह की यूके लॉ के मुताबिक या वीज़ा पर्पज़ के लिए इतनी वैल्यू नहीं है। आपने जो इस्लामिक मैरिज करते हैं या अपनी सेरेमनी होती है वो सिर्फ अपनी इस्लामिक पर्पज़ के लिए तो ठीक है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो वो कहते हैं कि आपको शादी रजिस्टर करना होगी या आपका रिलेशनशिप 2 साल का जो है हस्बैंड वाइफ आपको सिविल पार्टनर का होना चाहिए। लेकिन आपने डॉक्यूमेंट्स लगा के भेज दिए। अनफॉर्चुनेटली जब तक आप अपनी कोई ID नहीं देंगे तो होम ऑफिस वाले मुझे लगता है कि आपके केस में कोई इतना ज़्यादा पॉजिटिव डिसीजन नहीं लेंगे।
अब उसके आपकी जो एप्लीकेशन वापस आई है वो इस वजह से उन्होंने किया है कि आप हमें अपनी कोई आईडी दें जिससे ये स्टेब्लिश हो सके कि आप पाकिस्तानी हैं या आप इंडियन हैं या आप नेपाली हैं, जिस कंट्री से भी आप हैं आपको उसका कोई ना कोई प्रूफ देना होगा। अगर आपने सिर्फ मैरिज सर्टिफिकेट साथ लगा दिया, उस पर नाम लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट्स लगा दिए, यूटिलिटी बिल्स लगा दिए, इससे आपकी आइडेंटिटी या नेशनलिटी स्टेब्लिश नहीं हो रही। ये काफ़ी सारे केसेस में अब जो होम ऑफिस है इस पर काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गया। इट यूज टू बी कि अगर आप भेजते थे तो वो आपको पेपर पे वीज़ा लगा के भेज देते थे कि ठीक है, उसके बाद अपना पासपोर्ट बनाएं और उस पर इंडोर्स करवा लें। लेकिन अब वो कहते हैं कि कम से कम कोई ना कोई अपनी आईडी दें जिससे ये स्टेब्लिश हो सके कि आप किस कंट्री से हैं। तो मेरी आपको एडवाइस होगी कि जो आपका रिफ्यूज़ल होके आया है उस पर अगर उन्होंने राइट ऑफ अपील दिया है तो विद इन 10 डे आप अपील करें और कोर्ट में जाके अपने आप केस को फाइट करें, या आप अपनी फ्रेश एप्लीकेशन करें, लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड किए गए हैं कोशिश करें कि उनको साथ अटैच कर सकें। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। हेलो जी फरमाइए। हेलो हाँ जी, व्याजबल साहब वालेकुम सलाम। जी वालेकुम सलाम। जी फरमाइए। मेरा सवाल साहब ये था कि मैं इंडिया से हूँ, मैं जहाँ पे अनलीगल हूँ, ठीक, तो मेरी वाइफ और बेटी जहाँ का है, ठीक, तो मुझे वीजा लेने के लिए इंडिया जाना पड़ेगा कि जहाँ से भी हो सकता है? आपकी वाइफ और आपकी बेटी के पास ब्रिटिश पासपोर्ट है, राइट? मेरी वाइफ के पास इंडेफिनेट है, तो बेटी ब्रिटिश है। और आपकी बेटी की एज, आप कब से इस कंट्री में है? हम इंडिया के हैं। ओके। आपने शादी यहाँ रजिस्टर की है या इंडिया में की थी? जहाँ की है। ओके, थैंक यू। अगर आपने यहाँ पे शादी रजिस्टर कर ली है और आपकी वाइफ और आपकी जो बेटी है वो दोनों यहाँ पे सेटल्ड हैं, तो आप जो इमिग्रेशन लॉ है वो तो ये कहता है कि अगर कोई शख्स यहाँ पे डिपेंडेंट की एप्लीकेशन करता है, स्पाउस की या सिविल पार्टनर की, लीव ना हो तो उसको अपने कंट्री से जाके एंट्री क्लियरेंस लेना होगी। लेकिन अब आपके केस में क्या है कि ऑल्दो कि आपके पास वैलिड लीव नहीं है, लेकिन इसके बावजूद क्योंकि अब आपकी वाइफ और उसकी जो बच्ची हैं वो आप पे डिपेंडेंट हैं, आप अगर वापस जाते हैं तो शायद आपकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम ना बन जाए। तो मेरी आपको एडवाइस होगी कि आप किसी एक्सपर्ट से उसको जाकर मिलें, अपने तमाम फैक्ट्स और रीज़न जाके बताएं, डॉक्यूमेंट्स दिखाएं, ताकि वो आपको एक प्रॉपर एडवाइस कर सके। लेकिन यहाँ पे रहते हुए आप अंडर द ह्यूमन राइट्स एप्लीकेशन कर सकते हैं कि मेरी ये वाइफ है, मेरी बच्ची है, अगर मैं वापस जाता हूँ तो मुझे प्रॉब्लम होगा, तो सिर्फ जाके वीज़ा लेके आना इस केस में आई थिंक रीजनेबल नहीं है। तो मुझे लगता है कि होम ऑफिस वाले आपके तमाम फैक्ट्स को या तमाम डॉक्यूमेंट्स को कंसिडर करते हुए आपको 3 साल की डिस्कशन लीव देंगे और उसके बाद 3 साल की एक्सटेंशन होगी और 6 साल के बाद आपको इंडेफिनिट मिलेगा। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी गुल साहब, मुझे आपसे 2 सवाल पूछने हैं प्लीज। जी फरमाइए। जी, एक तो ये कि मैं 2001 में आया था यहाँ, 8 में तो मैंने असाइलम किया था, तो वो मेरा रिफ्यूज हो गया। फिर 2002 में मैंने शादी की, इस्लामिक मैरिज, ठीक, और 2008 में इंग्लिश मैरिज की। ठीक। अब मुख्तसर सा सवाल ये है कि मैंने एप्लीकेशन डाली थी, मुझे 3 साल की उन्होंने डिस्कशनरी लीव दी। ठीक। अब नेक्स्ट वीक मैंने डालनी है एक्सटेंशन के लिए। ठीक। लेकिन मसला मेरा ये है कि मेरी वाइफ के साथ 4 महीने से सेपरेशन है। ठीक। और मेरी बच्ची जो है माशाल्लाह वो 8 साल की है, तो वो ब्रिटिश है, तो मैं मिलता हूँ उससे एवरी 2 डेज या वीक के बाद। ठीक। तो मैंने वकील के थ्रू खत लिखा था कि कॉन्ट्रैक्ट ऑर्डर के लिए या साइनिंग कर दे, ना वो मेरी वाइफ साइन कर रही है, ना भी कॉन्ट्रैक्ट ऑर्डर मिला है। एक तो ये सवाल है कि मेरा इंशाल्लाह कोई मसला तो नहीं होगा, हो जाएगा आराम से। वैसे मैं ना बेनिफिट भी कोई नहीं ले रहा, 15 घंटे काम। दूसरा सवाल क्या आपका? तो दूसरा सवाल ये है कि मेरी सिस्टर है, वो हमने विजिटर बुलाया था उसको, 4 साल हो गए, तो उसका अप्लाई किया क्योंकि मेरे डैड जो है वो 73 ईयर ओल्ड है, वो डिसेबल हैं, मैं उनका केयरर भी हूँ, वो ब्रिटिश है। उनके बिहाफ पे हमने डाला था केस, वो उन्होंने रिजेक्ट किया, हमने जुडिशियल रिव्यू किया, वो उन्होंने जुडिशियल रिव्यू इस बेस पे रिजेक्ट कर दी कि हमने आपको अपील ऑफ राइट दिया था, आपने लिया नहीं। तो हमारे वकील ने कहा कि आप ये ना ड्रेस मूव कर लें और 3-4 साल इसको ऐसे ही रहने दें, बाद में देखेंगे क्या करना है इसका। थैंक यू। मैं अब आपको आंसर शुरू करता हूं। जो आपका पहला क्वेश्चन है कि अगर आपको डिस्कशन लीव मिली थी वो इस बेस पे मिली थी कि आपके यहाँ पे वाइफ है
और आपके जो सर्कमस्टांसिस थे वो इतने कंपेलिंग थे कि आपका वापस जाके इंटीग्रेंस लेके आना इस केस में सूटेबल नहीं था। और जो होम ऑफिस से या जज था जिससे भी आपको फाइनल डिसीजन मिला होगा, उन्होंने अपनी जो पार थी वो डिस्कशन पार यूज़ करते हुए आपको डिस्कशन पार लीव दे दी। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि क्योंकि अब आपका उसके आपकी वाइफ के साथ रिलेशनशिप नहीं रहा, लेकिन साथ ही साथ यह है कि आपकी इस रिलेशनशिप से बेटी है, आप उसे कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहते हैं, सबसे बेस्ट काम तो ये है कि आप काउंटी कोर्ट से चाइल्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑर्डर वो अप्लाई करें। वो लेटर से कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलता, आपको प्रॉपर कोर्ट में एप्लीकेशन करना होती है और एप्लीकेशन पे जाके आपको सेटिस्फाइड करना होता है जज को कि मेरा रिलेशनशिप है, मैं इसे मिलना चाहता हूँ और कौन कौन सा टाइम सूटेबल हो सकता है। अगर आपको या वाइफ को ऑब्जेक्शन होगा वो जज को आके बताएगी, आप भी बताएंगे, जज जो डिसीजन देगा उसको कहते हैं कोर्ट ऑर्डर। उस कोर्ट ऑर्डर के खिलाफ वो ना आपकी वाइफ जा सकती है ना आप उसको ब्रीच कर सकते हैं। अगर ब्रीच करेंगे तो दोनों ही आप कोर्ट ऑर्डर के ब्रीच ऑर्डर के खिलाफ आ जाएंगे। तो बेस्ट ऑप्शन ये है कि कोर्ट ऑर्डर अप्लाई करें। साथ ही साथ मेरी आपको एडवाइस है कि एप्लीकेशन करते हुए प्रॉपर इस केस को कंसिडर कर लें सॉलिसिटर के साथ, क्योंकि अगर आप ये बोलें कि स्ट्रेट फॉरवर्ड केस नहीं है, लेकिन आपको डिमॉन्स्ट्रेट करना होगा, स्टैब्लिश करना होगा कि स्टिल आपके जो सर्कमस्टांसेस हैं वो काफ़ी कंपेलिंग हैं और आपकी जो बेटी है वो आपसे काफ़ी क्लोज जो भी आपकी पे डिपेंडेंट है और इसके रहते हुए होम ऑफिस आपके केस को कंसिडर करेगा। लेकिन मेरी अगेन आपको एडवाइस होगी कि किसी सोलिसिटर को मिलने एडवाइस एप्लीकेशन करने से पहले, वो आपके लिए बेस्ट होगा। जो सेकंड क्वेश्चन था कि आपकी सिस्टर यहाँ पे विजिटर ये अप्लाई किया, अपने JR में चले गए, वहाँ पे रिफ्यूज़ हो गया, अब आपको किसी ने कहा कि डेथ चेंज कर लें। मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को कहता हूँ कि कोशिश करें कि अपने कोई ना कोई केस होम ऑफिस के साथ पेंडिंग होना चाहिए। अगर आप ये कहें कि मेरा केस रिफ्यूज़ हो गया, बाद में मैं अब उसको परसू नहीं करना चाहता, यहाँ पे रहेंगे, कभी भी उनको स्टॉप किया गया, पकड़ा गया, तो आपके पास कोई प्ली नहीं होगी जब वो आपको रिमूव करना चाहेंगे। लेकिन अगर आपको ना कोई केस, कोई ह्यूमन राइट्स की एप्लीकेशन या जो भी आप समझते हैं कि आपकी जो सिस्टर है उसका वापस जाके रहना मुश्किल है, जहाँ पे जो उसने एस्टेब्लिश कर लिया या यहाँ पे रहते हुए उसने कुछ अचीवमेंट कर ली है, तो ये सारी चीज़ें लगा के हम उसको अप्लाई करें और हमेशा होम ऑफिस के साथ कीप इन टच रहें। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। जी फरमाइए, जी फरमाइए। मुझे लगता है शायद आप टीवी देख रहे हैं, आपकी कॉल ड्रॉप हो गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। हेलो अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। जी मैं वकार बोल रहा हूँ लंदन से। मैंने ना इंफॉर्मेशन लेनी थी आपसे। जी फरमाइए। जी लास्ट मंथ ना मुझे ऐसे लीव टू रिमेन आई थी, तो उसमें ना मेरे जो मिडिल नेम था उसमें स्पेलिंग ना गलत थे। ठीक। तो मैंने अपना बायोमेट्रिक्स जो पेपर है वो मैंने वापस होम ऑफिस भिजवाया था। ठीक। तो बस मैंने ये पता करना था कि कितने टाइम में वो ऐसे स्पेलिंग ठीक होके वापस आता है। आपकी कॉल का शुक्रिया। इसमें टाइम तो पता नहीं, मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन नॉर्मली 2 to 4 वीक लगने चाहिए। लेकिन होम ऑफिस का जो टाइमिंग है इस पे अनफॉर्चुनेटली तमाम सोलिसिटर साइलेंट हो जाते हैं। लेकिन आपका सिर्फ सिंपल केस है, आपको अप्रूवल मिल गई है, वीज़ा ग्रांट हो गया है, आप क्लैरिकल मिस्टेक आ गई है, आपने अच्छा किया, उनको इन्फॉर्म कर दिया, वो अमेंड करेंगे, आपको पोस्ट कर देंगे। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे अपनी वाइफ के लिए पता करना था। असल में मेरे 10 ईयर लॉन्ग रेजिडेंसी में वीजा करना चाह रहा था मैं, लेकिन मेरी वाइफ जो मेरी डिपेंडेंट बन के आई है वो टायर 1 जर्नल पे आई थी। ठीक। तो अब मुझे ये पता करना था क्योंकि जुलाई 2012 में जो रूल चेंज हुए हैं, तो जो उसने टाइम पीरियड टायर 1 पे गुजारा है, क्या वो काउंट होगा टुवर्ड्स 5 ईयर्स में अगर वो स्पाउस वीजा पे जाती है? ठीक, आपकी कॉल का शुक्रिया। देखिए आपने यहाँ पे 10 ईयर्स गुजारे, सेटो के तहत इंडेफिनिट अप्लाई करेंगे जब आपकी वाइफ उसके साथ ही FLRM की एप्लीकेशन करेगी, क्योंकि सेटो की कंडीशन है कि जब सेटो के लिए आपने या 5 साल गुजारे हों एज ए वर्क परमिट या आपने 10 साल गुजारे हों लॉन्ग रेजिडेंसी, अब आप तो क्वालिफाइड करते हैं कि 10 साल के लिए अप्लाई कर लिया, लेकिन साथ ही आपकी जो वाइफ है वो FLRM अप्लाई करेगी जब उसको वीज़ा मिलेगा आपके डिपेंडेंट के तौर पर। अब आपको न्यू लॉ के मुताबिक आपको डिपेंडेंट को 5 साल यहाँ पे गुजारने पड़ते हैं, लेकिन जब उनको आपके डिपेंडेंट के आपके इंडेफिनिट मिलने के बाद उनको एज ए डिपेंडेंट वीजा मिल जाएगा तो वो 5 साल का होगा। लेकिन जब से वो इस कंट्री में आपके डिपेंडेंट टाइम गुजार रही हैं, अगर टोटल आपके 5 साल पूरे हो गए उस दिन को, या जब भी 5 साल पूरे होते हैं उस वक्त आप अपने वीजे को स्विच कर सकते हैं। क्योंकि लॉ थोड़ा सा यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन आती है
क्योंकि आप अपने सेटो के तहत अपनी वाइफ को अपने डिपेंडेंट नहीं कर सकते, आपकी अकेलों की सिर्फ सेटो एप्लीकेशन होगी। और उसके साथ अगर तो आप अपनी वाइफ का वेट कर लें, जब आपको इंडेफिनिट मिल जाए उसका अप्लाई कर लें, या इकट्ठी एप्लीकेशन कर दें। आप सेटो की करें, वो सेट FLRM की करेंगी, आपको इंडेफिनिट मिल जाएगा, आपकी वाइफ को डिपेंडेंट ऑफ द इंडेफिनिट लीव टू रिमेन मिल जाएगा। अब जब आपकी वाइफ को यूके में आए हुए 5 साल पूरे हो जाएंगे, उस वक्त वो क्वालिफाइड करती है कि वो इंडेफिनिट के लिए अप्लाई करे। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। जी फरमाइए। हेलो। हेलो जी। जी फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मुझे 2 क्वेश्चन करने थे आपसे प्लीज। एक तो ये कि मेरे पास यहाँ पर Tier 1 जनरल पे हूँ मैं, तो मैंने अपने बच्चों का वीजा अप्लाई किया था पाकिस्तान से, तो अंडर 18 है। मेरे हस्बैंड से मेरी डाइवोर्स हो गई थी, तो मैंने कोर्ट से उनके कस्टडी ले लिया था वहाँ पर, मेरी मदर के पास है मेरे बच्चे, तो लेकिन उसके बावजूद उनका वीजा रिफ्यूज हो गया था सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से। तो ये काइंडली पूछना था कि अभी अपील में हम उसको कैसे प्रूव कर सकते हैं अपने कि सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो मेरे पास है, क्योंकि फाइनेंशियली भी मैं अपनी मदर को पैसे वगैरह सारे भेजती हूँ और वो उनके पास रहते हैं। और सेकंड क्वेश्चन ये था, काइंडली थोड़ा टाइम का कुछ बता सकते हैं कि कितना टाइम लग जाएगा मजीद इसमें? सारा बच्चे जो हैं वो अंडर 18 है। ओके, आपकी कॉल का शुक्रिया। आपने बोला कि आपने वीज़ा अप्लाई किया था, वो रिफ्यूज़ हो गया, आप अपील में गए। देखिए मेरी आपको इस तरह के केसेस में, क्योंकि हमारे पास जो टाइम है शॉर्ट है, सिर्फ जनरल एडवाइस करते हैं, उसके लिए अच्छा किया वीनस टीवी वालों ने। अब साथ ही आपको ईमेल एड्रेस भी मिल रहा है, अगर आपको कोई फ़ोन के अलावा कोई बात पूछनी हो आप ईमेल कर सकते हैं, जो स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। लेकिन मैडम मैं बताता चलूँ कि शायद आपको बेस्ट होगा कि आप जो आपका सोलिसिटर है उससे डिस्कस करें कि आपका केस क्या है, रिफ्यूज़ल क्या है। क्योंकि जब आप एप्लीकेशन करते हैं वो एक स्टैंडर्ड एप्लीकेशन होती हैं, लेकिन जब रिफ्यूज़ होकर आता है तो केस वर्कर ने एक जो स्पेसिफिक रीजंस होती हैं वो साथ अटैच की होती हैं। तो तमाम जो जितनी भी जस्टिफिकेशन है आपको उस रिफ्यूज़ल के मुताबिक देना होगी। मेरी आपको एडवाइस होगी कि आप किस सोलिसिटर से मिलें, वो जो आपको एडवाइस करें उसको फॉलो करें, वो आपके लिए बेस्ट होगा। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन टाइम हुआ है छोटी सी ब्रेक का, स्टे विद अस, मिलते हैं वक्फे के बाद। नाज़रीन बढ़ते हैं फर्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। जी फरमाइए। हेलो जी फरमाइए। जी बोलिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान मैं अगेन रिजवान बात कर रहा हूँ, अभी पहले आपसे बात हुई थी। जी मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन था भाईजान कि मेरे बच्चे जो है वो इधर बोर्न हुए हैं, तो मैं उनका ब्रिटिश पासपोर्ट अप्लाई कर सकता हूँ? जो मैंने यूरोपियन लड़की से शादी की हुई थी, मैंने अभी अभी तो केस डिस्कस किया था। ओके देखिए आपकी वाइफ के पास। जी। और दूसरा क्वेश्चन ये है भाईजान छोटा सा कि जो है पाकिस्तानी कॉन्सुलेट वो कह रहे हैं कि जब तक आपको वीजा नहीं देंगे हम आपका पासपोर्ट और ID कार्ड नहीं बनवाएंगे। मेरे पास ये दोनों चीजें नहीं है जो होम ऑफिस ने एडवाइस की है। ओके रिजवान आपकी कॉल का शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि आपका थोड़ा सा, हाँ जी मैं फिर बार बार बताता चलूँ कि हम सिर्फ एडवाइस के लिए बैठे हैं, आपके केस में कॉम्प्लिकेशंस हैं। मुझे लगता है कि बेस्ट होगा कि आप किसी एक्सपर्ट को मिलें जाके, ताकि वो आपको एक प्रॉपर एडवाइस कर सकें। और सेकंड जो बात है कि आपके उनकी वाइफ यहाँ पे यूरोपियन नेशनल है, जो आपके बच्चे हैं वो ब्रिटिश नहीं हो सकते क्योंकि वो यूरोपियन के डिपेंडेंट हैं। तो ये दोनों चीज़ें आपको क्लियर करना होंगी। जो डॉक्यूमेंट्स हम उसने आपसे मांगे हैं, जब तक आप उनको अपनी ID नहीं देंगे तो आपको ये इस्टेब्लिश करना मुश्किल होगा कि आप किस कंट्री से हैं। तो ये तीनों चीज़ों को कंसिडर करते हुए मेरी फिर अगेन आपको एडवाइस होगी कि बेस्ट होगा कि तमाम डॉक्यूमेंट्स लेके इस सोलिसिटर के पास चले जाएं, वो आपको कोई ना कोई प्रॉपर जो वे होगा या कोई उसमें लीगलिटीज़ जहाँ पे आपके काम आ सकती हैं वो आपको एडवाइस देंगे। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। हेलो जी फरमाइए। ये मैं 2009 को मुझे LIR मिला था, तो ठीक। हेलो जी जी सुन रहा हूँ आपकी बात को। तो उसके बाद मैं पाकिस्तान में गया, मेरा पासपोर्ट उधर गुम हो गया था और यूके लाइफ इन यूके जो टेस्ट दिया था वो भी गुम हो गया था।
अभी मैं दोबारा रिटर्निंग रेजिडेंस का लगा के वीजा वापस आ गया हूँ और दिसंबर में मुझे 5 साल टोटल हो जाएंगे। तो अभी क्या लाइफ इन यूके टेस्ट लगाना जरूरी है नेशनलिटी के लिए? और दूसरा ये है कि ये मैं किस महीने में करूं अप्लाई फॉर नेशनलिटी? ओके, थैंक यू। आपकी कॉल का शुक्रिया। अगर आपने यहाँ पे 5 साल गुजारने आप नेशनलिटी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो लाइफ इन यूके टेस्ट मैंडेटरी है, आपको पास करना होगा अनलेस अगर आप ये समझते हैं कि आपको की जो एज है वो 65 से अबव है तो उसके अलावा आपको लाइफ इन यूके टेस्ट पास करना होगा। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स गुम हो गए थे, अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और अपना जो भी अपना पुराना एड्रेस था आप उसके मुताबिक अपना लेटर लिखे होम ऑफिस को, तो आपकी तमाम फाइल जो है वो वापस भेज देंगे। या किसी सोलिसिटर को जाके मिलें, आपको उसके साथ चेक लगाना होगा, एप्लीकेशन करनी होगी, आप साइन करें। तो जब से इस कंट्री में आप आते रहें, जो जो डॉक्यूमेंट्स आपने बनाए थे, आपकी तमाम चीज़ों की जो एक कॉपी होती है जिसको बोलते हैं कॉपी ऑफ द फाइल, वो होम ऑफिस के रिकॉर्ड में होती है। तो जो भी आपको वीज़ा मिला, जैसा भी मिला, आप उसको बता दें गुम हो गया था तो सारी चीज़ें आपके पास आ जाएंगी। उसके मुताबिक अगर आपने लाइफ इन यूके टेस्ट वहाँ पे दिया होगा तो उसकी कॉपी भी उनके पास पड़ी होगी। अगर तो वो कॉपी आपके पास है, साथ मेंशन कर दें कि गुम हो गई, ये कॉपी है, इस पर अप्लाई करना चाह रहा हूँ, तो होम ऑफिसर इसको कंसिडर कर लेंगे। अगर आप ये स्टेब्लिश ना कर सके तो आपको लाइफ इन यूके दोबारा टेस्ट पास करना होगा और अपनी एप्लीकेशन के साथ बाकी की चीज़ें पूरी करते हुए अप्लाई करेंगे तो आपको नेशनलिटी मिल जाएगी। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। हेलो जी फरमाइए। I just want to know that I'm holding the EEA2 residence permit. Right. And on my visa, there's no restriction about any public funds. There's nothing mentioned about any public funds. So, is there any possibility I can apply any housing benefits or any sort of benefits and tax credit or anything else? Like, I'm eligible for that. Thanks for your call, my friend. Anybody if in the UK without indefinite leave to remain or the British nationality, if you are dependent or you are limited leave to remain, always the Home Office considering you should be live and maintain yourself without recourse to the public fund. But if you're relying on the public fund or making the application after 5 years, 3 years to the Home Office for settlement, the Home Office might possible they will refuse your application. So always whenever you are in the UK, you have to be rely on your own unless you be settled permanently. So my advice is on your status, you have to be in your subsistence relationship and your wife have to be carry on her European treatment exercise. And the lastly, you try to be avoid the benefit. If you're trying to claim any benefit and make the application after 5 years to be settlement, might possible they will take a negative impact. Thanks for your call. बढ़ते हैं next call की तरफ। जी फरमाइए। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरे ना पेरेंट्स जो थे इंडेफिनिट है उनके पास, ठीक है कि नहीं? हेलो ठीक। सर मेरे पेरेंट्स के पास इंडेफिनिट है और मैंने नेशनलिटी के लिए अप्लाई किया है। मैं अंडर 18 हूँ, ठीक है कि नहीं? 60 इयर्स ओल्ड हूँ। तो उन लोगों ने रिकंसिडरेशन में डाल दिया और ये भेजा है कि मेरे पेरेंट्स के पास ब्रिटिश नहीं है, तो वे नेशनलिटी नहीं दे रहे। तो मैंने फिर दोबारा अप्लाई किया, 80 पाउंड उन्होंने बोला था रिफंडेबल करो, तो मैंने किया है। तो अभी क्या चांसेस है? ओके, थैंक यू। अगर आपने अप्लाई कर दिया, एडवाइस लेते हुए आप वेट करें। मेरा ख्याल है कि एडवाइस वो होती है जो अप्लाई करने से पहले हो। आप अपने अप्लाई कर लिया, तसल्ली है, होपफुली वो उसको कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पेरेंट्स के पास जहाँ पे इंडेफिनिट है और आपकी एज 18 साल से कम है तो आपको नेशनलिटी ग्रांट करनी चाहिए। लेकिन फिर भी वेट करें, अगर कोई डिसीजन लेते हैं तो उसके मुताबिक आप अपना एक्शन लें। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। हेलो जी फरमाइए। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं रईस खान बोल रहा हूँ। एक्चुअली मेरा केस ये है कि 2003 में इस कंट्री में एंट्री हुआ था, सैलम किया था, सैलम के बाद मतलब मेरा रिफ्यूज हुआ था और उसके बाद मतलब जैसे सबका था मेरा केस भी लेगेसी में चला गया था। 3 साल तक मेरा केस लेगेसी में रहा है। उसके बाद मतलब उन्होंने मुझे CRTS में था 19 में, तो उसके बाद मैंने उनको एक्शन प्रोटोकॉल किया। उसके बाद JR भी किया, जज ने उनको ऑर्डर किया होम ऑफिस को कि इसका फैसला करो और 3 साल के बाद मुझे फैसला आया जी कि आपका जो केस है हमारे पास पेंडिंग नहीं है। ठीक, ये 3 महीने पहले की बात है। तो अब आप मुझे बता सकते हैं प्लीज इसके बाद मुझे क्या करना चाहिए कि मेरा CRTS 19 में मेरा नाम था, मेरे पास केस वर्कर का नाम है, सब कुछ है, कॉरेस्पॉन्डेंस थी, सब कुछ थी, लेकिन वो कहते हैं पेंडिंग नहीं है। ओके,
आपकी कॉल का शुक्रिया। देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। जो लेगसी में है, अगर आपने असाइलम क्लेम किया, आपके पास रेफरेंस नंबर है और उसके बाद आपने लेगसी में अप्लाई कर लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप क्वालिफाइड करते हैं कि आपको इंडेफिनिट दिया जाए। असाइलम का मतलब ये था कि आप अपने केस को कैरी ऑन कर रहे थे। उसके बाद होम ऑफिस ने एक लेगसी स्कीम निकाली थी, उसके मुताबिक उन लोगों को जो इंटाइटल थे कि जिनके केस काफ़ी लॉन्ग टाइम से पेंडिंग थे या वो समझ रहे थे कि इनके खिलाफ जो या इनकी फेवर में डिस्कशन पावर को यूज़ करते हुए इनको इंडेफिनिट ग्रांट करना चाहिए, होम ऑफिस ने ये एक स्कीम निकाली थी। काफ़ी सारे लोगों ने खुद अपनी तरफ से, हमारे भी क्लाइंट्स ने भी अप्लाई करना शुरू कर दिया, वीज़े मिले भी, लेकिन ये कोई एक सेट पैरामीटर्स नहीं है कि अगर एक बंदे को मिला है तो हमको भी मिलना चाहिए। लेकिन इसके लिए वही ऑप्शन, आपने जीआर में गए, हाई कोर्ट में गए, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। अब आपको पास ऑप्शन फिर अगेन वही है कि दोबारा आप हाई कोर्ट में जाकर उसको चैलेंज करें। लेकिन ये साबित करना कि आपका लेगसी में केस था और आपको इंडेफिनिट दिया जाए, ये वन पार्ट है। लेकिन जो इसके साथ साथ जो मेन चीज़ है कि क्या आप इंडेफिनिट के लिए क्वालिफाइड करते हैं या किस ग्राउंड पे करते हैं। ये लेगसी में जो स्कीम थी कि 2007 मार्च 2007 से पहले जितने केस लेगसी में डाल दिए गए, लेकिन ये नहीं था उसका मतलब कि हर 100% तमाम बंदों को इंडेफिनिट या नेशनलिटी मिलेगी। वो कंसिडर कर रहे थे, आपके केस को कंसिडर किया अनफॉर्चुनेटली। लेकिन फिर भी अगर आप कोई समझते हैं कि इस केस को चैलेंज किया जा सकता है तो आप इसको चैलेंज कर सकते हैं, या आप किसी सोलिसिटर को मिलें जो वो एडवाइस करते हैं, उसको फॉलो करें, वो आपके लिए बेस्ट होगा। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। हेलो जी फरमाइए। मुझे एंटरप्रेन्योर वीजे के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। ठीक, थैंक यू, आपकी कॉल का शुक्रिया। एंटरप्रेन्योर के लिए दो कैटेगरीज हैं, जो लोग स्टूडेंट हैं या किसी और लीव पे हैं उनके लिए 3 कंडीशंस हैं। फर्स्ट, उनके पास 2 लाख पाउंड 200,000 पाउंड की एक्सेस होनी चाहिए, उनके पास यूके से डिग्री 3 साल की ग्रेजुएशन या मास्टर, या उनके पास आइल्स या कोई भी एक्रेडिशन जो इंस्टीट्यूट है उससे C1 और आइल्स में 7 बैंड के इक्विवेलेंट इंग्लिश होनी चाहिए। थर्ड कंडीशन ये है कि उनके पास 900 पाउंड फॉर लास्ट 90 डेज का होना चाहिए। अगर ये 3 चीज़ें आपके पास पूरी हो रही हैं, यू आर क्वालिफाइड कि आप एंटरप्रेन्योर के लिए वीज़ा अप्लाई करें। और इसमें एक साथ ये भी एक क्लॉज है कि अगर 2 बंदे मिलकर टीम ऑफ द एंटरप्रेन्योर अप्लाई करना चाहें तो वो जो 2 लाख पाउंड है दोनों को मिला के, दोनों के अपने पास या उनके पास एक्सेस, थर्ड पार्टी एक्सेस, वो दोनों के पास 2 लाख पाउंड हो, एज फार आज दोनों ने डिग्री की हो या उन्होंने इंग्लिश पास की हो, दोनों के पास 900 पाउंड होना चाहिए और वो 2 लाख को रिलाई करते हुए एक जॉइंट एप्लीकेशन कर सकते हैं। लेकिन जो दूसरी कैटेगरीज है वो ये है कि अगर कोई शख्स यहाँ पे PSW वीजे पे है तो इसके लिए वो 2 लाख वाली कंडीशन कम होकर 50,000 पाउंड हो जाती है। लेकिन साथ ही कंडीशन क्लॉज आ जाती है कि जो लोग PSW से एंटरप्रेन्योर पे जाना चाहते हैं उनके पास एक्सेस 50,000 पाउंड की होनी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ उनकी जो जॉब होनी चाहिए वो लेवल 4 ग्रेजुएट की होनी चाहिए। उसकी लिस्ट होम ऑफिस की वेबसाइट पे अवेलेबल है। आपको ये इस्टेब्लिश करना होगा कि जब आपको 5 साल का वीज़ा, 3 साल का वीज़ा मिलेगा तो जो आप बिजनेस करेंगे वो आप लेमैन या अनफॉर्चुनेटली जो लेबर जॉब है वो नहीं कर सकते, कोई बिजनेस नहीं कर सकते। आपने सिर्फ और सिर्फ लेवल 4 ग्रेजुएट लेवल की जो जॉब होगी उसमें कोई मैनेजर लेवल की जॉब या कोई प्रोफेशनल्स, ये आप काम कर सकते हैं। ये चीज़ें पूरी करते हुए आप एप्लीकेशन करेंगे, आपको 3 साल का वीज़ा मिलेगा। 3 साल के बाद आपको 2 साल की एक्सटेंशन होगी और 5 साल के बाद आपको इंडेफिनिट होगा। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे एक एडवाइस चाहिए आपसे। जी फरमाइए। सर मेरे वाला साहब वर्क परमिट पे थे। ठीक। तो उनका वर्क परमिट अभी 5 साल कंप्लीट हो गए तो उन्होंने इंडेफिनेट के लिए हमने भेजे थे पासपोर्ट। ठीक। तो इंडेफिनेट के लिए हमने 6 पासपोर्ट भेजे थे, तो उनमें से एक मेरे वालिद का, वालदा का और छोटा भाई का। सवाल क्या आपका? मेरा सवाल ये है कि मेरा जो हमारे 3 पासपोर्ट है वो नहीं अभी आए होम ऑफिस से। ओके, आपकी कॉल का शुक्रिया। आप होम ऑफिस को जिस केस वर्कर ने आपका डिसीजन दिया है, जो आपकी डिसीजन लिया है, उसके लास्ट पेज के बॉटम पे उस केस वर्कर का नाम होगा और पेज के फर्स्ट पे टॉप पे राइट हैंड साइड पे एड्रेस होगा। आप उसके नाम को एड्रेस करते हुए उसी एड्रेस पे एक लेटर लिखें कि आपने हमारे केस को कंसिडर किया और ये नंबर A, B, C 3 पासपोर्ट हमें मिल गए और 3 हमारे मिसिंग हैं, प्लीज चेक करें और हमें हमारे पासपोर्ट वापस भेजे जाएं। तो विद इन 4 to 5 डेज में आपको अपने पासपोर्ट मिल जाएंगे। अगर और भी कोई चीज़ मिस है वो भी साथ आप उनको क्लेम कर सकते हैं। तो अपनी लिस्ट चेक करें, जो डॉक्यूमेंट्स मिस हैं उनको लेटर लिखें। सम टाइम वो मिस्टेक हो जाती है आजकल होम ऑफिस वालों से, तो आप उनको लेटर लिखें तो वो आपको जो रिमेनिंग आपके पासपोर्ट है आपको भेज देंगे। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
कुल साहब, मैं हसीब बात कर रहा हूँ। मैंने आपसे एक सवाल पूछना था। जी हसीब साहब। सर मेरे 10 साल होने में 45 डेज कम है वीजे में, तो मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? मुझे इंडेफिनेट के लिए मुझे किसी ने बताया था कि आप 30 डेज से पहले अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मेरा वीजा 45 डेज पहले ही खत्म हो रहा है। तो प्लीज आप मुझे इस पे गाइड कर दीजिएगा कि मैं अप्लाई कर सकता हूँ इंडेफिनेट के लिए या नहीं। अब आपके पास वीजा क्या है? मेरे पास PSW है। ओके, आपकी कॉल का शुक्रिया। देखें, लॉ के मुताबिक तो ये है कि अगर आपने यूके में कंटिन्यूसली 10 साल लीगली गुजार लिए डिफरेंट कैटेगरीज में करते हुए, तो आप इंटाइटल हैं कि आपको इंडेफिनेट मिल जाए। लेकिन आप अपने 10 साल पूरे होने के 28 डेज पहले भी एप्लीकेशन कर सकते हैं। लेकिन अब आपका केस थोड़ा सा काफ़ी ग्रे एरिया में चले गया है, क्योंकि 28 डेज और 48 डेज का थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है। अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं तो ये कहूँगा कि आपको अपने 10 साल पूरे होने पर ही अपनी इंडेफिनेट अप्लाई करना चाहिए। आप किसी भी कैपेसिटी में कोई वीज़ा अप्लाई करके एक्सटेंशन ले लें और उसके बाद अप्लाई करें ताकि आप सिक्योर हों। लेकिन सेकंड ये है कि अगर आप अपनी बाई पोस्ट एप्लीकेशन भेजते हैं, जब तक चेक विड्रॉ करेंगे उसके बाद आपके फिंगरप्रिंट होंगे, तो मेरा ख्याल जो 45 डेज हैं वो गुजर जाएंगे। अगर आपके पास कोई ऑप्शन ना हो तो फिर आप मेरा ख्याल अप्लाई कर दें। होपफुली अगर केस पर डिपेंड करता है, वो आपकी फेवर में डिसीजन दे सकता है, क्योंकि इसको डिसीजन करने में जब तक वो 2 माह लगेंगे, जब तक आपके 10 साल पूरे हो जाएंगे, उसको डिसीजन वाला डेट पे भी वो कंसिडर कर सकता है। लेकिन अगर मुझे लॉ की बात करते हैं तो लॉ बड़ा क्लियर है कि आपको अपने 10 साल पूरे होने के बाद एप्लीकेशन करनी चाहिए ताकि आप सिक्योरली अपने आप को मेंटेन कर सकें। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं अली बात कर रहा हूँ मैनचेस्टर से। मैंने ना, मेरे 2 सवाल हैं। जी फरमाइए। पहला ये कि मैंने स्पाउस वीजा के लिए अप्लाई किया था, मुझे 6.5 महीने हो गए हैं एप्लीकेशन सबमिट करवाए हुए। ठीक। 2 रिमाइंडर भेजे हैं उन्हें मैंने, लेकिन अभी तक कोई डिसीजन नहीं आया। तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि कितनी देर लगेगी, कोई आइडिया होता है इसमें? ओके, दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन ये है कि मेरा छोटा भाई वो इधर ACCA कर रहा है, इधर स्टूडेंट वीजे पे है। ठीक। तो ऐसा हुआ है कि उसका ACCA कंप्लीट होने वाला है। तो पाकिस्तान में जो ICAP है ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इंस्टीट्यूट जो है, उन्होंने पाकिस्तान में ACCA की प्रैक्टिस बैन कर दी है। ठीक। तो उसके लिए अब वो क्वालिफिकेशन यूके की है, तो कोई है ग्राउंड जिसपे हम इधर अप्लाई कर सकते हो? आपकी कॉल का शुक्रिया। जो पहला क्वेश्चन आपका था कि आपने स्पाउस वीजे पे अप्लाई किया, 6 मंथ हो गए, इस पे टाइम लिमिट कुछ नहीं होती। अगर आप 6 मंथ से आपको जब अप्लाई किया था आपको कॉलोनी लेटर आ गया था, इसका मतलब ये हुआ कि आपने एप्लीकेशन होम ऑफिस के साथ पेंडिंग है। और वो हमेशा क्लियरली कहते हैं कि 6 मंथ से पहले हमें कॉल ना करें, हम आपका जो केस है विद 6 मंथ डिसाइड कर लेंगे। अगर आपने रिमाइंडर भेजे हैं फिर वही प्रैक्टिस रिपीट करें, दोबारा लेटर भेजें, कॉल करें। 6 मंथ होने के बाद वो एक जब कॉल करते हैं कि नंबर बताते हैं कि अगर आपका केस 6 मंथ से ज़्यादा पेंडिंग है तो आप इस नंबर पर कॉल करें, अगर कम है तो आपका नंबर जो है कॉल जो है वो ड्रॉप कर देते हैं। तो अगर आपको 6 मंथ हो गए हैं तो फिर आप उनको कॉल करें, वरना मेरा ख्याल है वेट कर लें या आप लेटर लिखें, वो आपके लिए बेस्ट होगा। जो सेकंड क्वेश्चन था कि अगर आपके भाई ने ACCA किया है, पाकिस्तान में बैन हो या ना हो, लेकिन यूके का अपने लॉज हैं, पाकिस्तान के अपने लॉज हैं। अगर आपने यहाँ पे रहना है तो आपको ये इस्टेब्लिश करना होगा कि आप किस कैटेगरी पे रिलाई करते हुए या कौन से वीजे पे आप यहाँ पे रहना चाहते हैं। अगर आपका भाई यहाँ पे ACCA कर लेता है तो मेरा ख्याल आज के दिन उनके पास ये ऑप्शन होगी कि वो वर्क परमिट पर भी अप्लाई कर सकते हैं जब यहाँ पे क्वालिफिकेशन मुकम्मल कर लें अंडर Tier 2, या वो अप्लाई कर सकते हैं बिजनेस वीज़ा जिसको एंटरप्रेन्योर कहते हैं अंडर Tier 1। ये 2 ऑप्शंस काफ़ी ओपनली तमाम लोगों के लिए जो स्टूडेंट हैं यहाँ पे उनके लिए ओपन है। उसके अलावा अगर आप कुछ आपके माइंड में क्वेश्चन हो तो आप मुझे या किसी भी सोर्स को मिल सकते हैं, या आप स्क्रीन पे हमारा ईमेल एड्रेस आ रहा है उस पर आप ईमेल कर सकते हैं, हम आपको एडवाइस कर देंगे। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। जी। Hello, my first question to you is, you deal with divorce cases? Okay, second question. My second question is, are you open on weekends? Because I work 5 days a week and I want to come and talk to you personally. Okay, thanks for your call. Basically, this program is a live program. We just only give advice, general advice for all the peoples. But still, if you have any query, you can go to any solicitor and discuss the matter. Unfortunately, we can't give the legal live advice regarding the opening hours and the what matter we are dealing. Thanks for your call. बढ़ते हैं next call की तरफ। जी फरमाइए। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आपसे एक एडवाइस लेनी थी। जी फरमाइए।
जी मैंने अपनी वाइफ और बच्ची के लिए अप्लाई किया था पाकिस्तान से 1 साल पहले। ठीक। तो वो उनका वीजा हो गया था, उधर आ गई थी मेरी वाइफ और मेरी बच्ची भी। ठीक। तो 2-3 महीने के बाद मैंने बच्ची जो है मेरी वो वापस चली गई थी, क्योंकि वो दादी को मिस कर रही थी। तो अब उसको तकरीबन जो है ना 8-9 महीने हो गए हैं ठीक पाकिस्तान गए हुए। ठीक। तो इसलिए एडवाइस लेनी थी, क्या वो अभी आ सकती है उसी वीजे पे या फिर दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा? आपके पास स्टेटस क्या है यहाँ पे? ब्रिटिश पासपोर्ट है। और वो आपकी डिपेंडेंट आई थी या उनके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है? वो डिपेंडेंट आई थी, उसके पास अभी नहीं है। ठीक है, जब तक उनके पास वीजा है, अगर वो वापस आना चाहें यहाँ पे आ सकती हैं। लेकिन और सेकंडली ये है कि अगर जब आपकी बेटी पैदा हुई उसके वक्त आपके पास नेशनलिटी थी तो वो क्वालिफाइड करती हैं कि वहाँ से ही वो ब्रिटिश पासपोर्ट अप्लाई कर सकती हैं। अब आपकी मर्जी है, अगर उनके पास वीज़ा है तो उसी वीज़े पे अप्लाई करते हुए यहाँ पे आ सकती हैं, और जब यहाँ पे आ जाएं जहाँ पे अप्लाई कर लें। वरना अगर वहाँ से आप जब बच्ची पैदा हुई थी उससे पहले आपके पास नेशनलिटी थी तो वहाँ से रहते हुए आप अपन उनका ब्रिटिश पासपोर्ट अप्लाई कर लें, ताकि कोई आपको टाइम या कोई आपको आपके खिलाफ कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ब्रदर आप ठीक हैं, खैर खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह के शुक्र, आप सुनाएं। अच्छा, मैंने बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा ब्रदर, मैंने पता करना था कि मेरा एक फ्रेंड है, वो असल में इधर स्टूडेंट वीजे पर आया था। ठीक। तो उसने फिर बाद में यहाँ पर आके शादी कर ली थी, तो उसका मतलब ये है कि उसका इंडेफिनिट वगैरह हो गया है, लेकिन उसको मतलब कि 4 साल हो गए हैं। ठीक है, तभी तो वो वर्क कर नहीं है, लेकिन ये है कि मैंने पता करना था कि वो कब नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकता है। अब वो वाइफ के साथ है या नहीं है? जी नहीं, वो नहीं है बस, लेकिन उसकी है कि उसके इंडेफिनिट को 10 महीने हो गए। 10 महीने से आपकी कॉल का शुक्रिया। लॉ के मुताबिक अगर कोई शख्स यहाँ पे आए और उसको 5 साल के बाद नेशनलिटी मिलती है, लेकिन अगर उसको स्पाउस की बेस पे वीज़ा मिले और वो 3 साल के बाद क्वालिफाइड करता है कि उसको नेशनलिटी के लिए अप्लाई करे, और जब उसको इंडेफिनिट मिलने के 1 साल के बाद। लेकिन अब इस सर्कमस्टांस में क्या हुआ कि अभी उसको 4 साल हुए यहाँ पे आए हुए, लेकिन उसकी अपनी वाइफ से सेपरेशन हो गई है, तो अब उसको जब यूके में आए हुए 5 साल हो जाएंगे तो तब वो नेशनलिटी के लिए क्वालिफाइड करेगा। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी रियाज साहब, मुझे पूछना था कि मैं और मेरी वाइफ यहाँ पे यूरोपियन नेशनल हैं और मेरा भाई छोटा यहाँ पे 20 साल का है, वो स्टूडेंट है। क्या पॉसिबल है कि उसको ई रेजिडेंस कार्ड हो जाए एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर के तौर पे? अनफॉर्चुनेटली जब 18 साल से बच्चे बड़े हों तो वो एज ए फैमिली काउंट नहीं होंगे। और सेकेंडली ये है कि क्योंकि वो आपका भाई है, भाई इसमें काउंट नहीं होता, सिर्फ चिल्ड्रंस या पेरेंट्स आते हैं। एक भाई अपने दूसरे भाई को एज ए डिपेंडेंट के तौर पे यहाँ एज ए यूरोपियन नेशनल अप्लाई नहीं कर सकता। आपके जो भाई हैं, क्योंकि वो स्टूडेंट हैं, उनको अपने ही तरीके से कोई ना कोई जो भी उसकी कैटेगरी में सूटेबल होगा, वर्क परमिट, एंटरप्रेन्योर या किसी भी कैपेसिटी में, या उनका कोई अपना शादी वाला अगर कोई उनके पास अगर वो शादी जहाँ पे करते हैं तो वो डिपेंडेंट के तौर पे जा सकते हैं। लेकिन वो एज ए डिपेंडेंट ऑफ द ब्रदर्स हु इज सेटल हियर एज ए E2 नेशनल अनफॉर्चुनेटली इज वेरी इम्पॉसिबल। थैंक्स फॉर कॉल। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम सर। मैं ब्रिस्टल से अहमद बात कर रहा हूँ। सर मेरे 2 सवाल है, एक मेरे लिए और एक मेरे दोस्त के लिए। मेरा सवाल ये है कि मेरी एक गर्लफ्रेंड रहती है स्पेन में। अगर मैं स्पेन जाऊं और उसके साथ शादी करूं तो वो मुझे 5 साल का रेजिडेंसी वर्क परमिट कार्ड देंगे। यहाँ मेरा स्टेटस स्टूडेंट है, मैं 2011 में आया था, तो क्या उस रेजिडेंसी कार्ड पे मैं वापस इंग्लैंड आके काम कर सकता हूँ? और दूसरा मेरा सवाल ये है कि मेरा दोस्त है, वो यहाँ पे स्टूडेंट है, वो अपना वर्क परमिट लगवाना चाहता है। वो भी स्टूडेंट आया था 2011 में, तो उसके वर्क परमिट के बाद कितनी देर बाद जो है उसे इंडेफिनिट मिलेगा? मैं कॉल बंद करता हूँ, फिर जवाब दीजिएगा। शुक्रिया। अल्लाह। आपकी कॉल का शुक्रिया। जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था कि आपकी अगर गर्लफ्रेंड वो यूरोपियन है, आप अगर उस कंट्री में जाके शादी करते हैं तो आप इस कंट्री में एज ए डिपेंडेंट ऑफ द यूरोपियन नेशनल आ सकते हैं, लेकिन कंडीशन होगी कि आपकी वाइफ को भी आपके साथ यहाँ पे आना होगा और उसको 5 साल यहाँ पे यूरोपियन ट्रीटी राइट को एक्सरसाइज करना होगा। आप 5 साल पूरे होने पर आपको और आपकी वाइफ को आपको सेटलमेंट वीज़ा मिल जाएगा और उसके 1 साल के बाद आप नेशनलिटी अप्लाई कर सकते हैं। या दूसरा तरीका है कि अगर आपकी वहाँ पे जो गर्लफ्रेंड है वो यूके में आ जाती है तो यहाँ पे भी आप अपनी शादी करके एज ए डिपेंडेंट के तौर पे यहाँ पे रह सकते हैं। वो सेम
टाइम होगा, 5 साल गुजारने होंगे, उसके बाद आप सेटलमेंट पे जा सकते हैं। जो दूसरा क्वेश्चन था कि आपके 2 स्टूडेंट है, वो वर्क परमिट पे जाना चाहता है, वर्क परमिट अप्लाई करेगा 5 साल का, जब वो अपने उसको पहले 3 साल का वीज़ा मिलेगा, फिर उसके बाद एक्सटेंशन होगी 2 साल की, 5 साल के बाद वो इंडेफिनिटली क्वालिफाइड होगा और उसके 1 साल के बाद वो नेशनलिटी अप्लाई कर सकता है। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। हेलो जी फरमाइए। Just regarding about my auntie. Okay. She wanted a 2-year stay for her husband. She want to stay for 2 years for? Yeah, 2-year stay for her husband, so she renews it every 2 years. And at that time, she wanted a 2-year stay, and he basically lied to my auntie, and he got a full stay, so you can remain in the UK. And at that time, he had a case going on, a rape case, and he didn't tell the immigrations about that as well. And basically, what my auntie wanted to ask, like, will she able to bring that back to 2 years stay? Okay, my friend, I think you are confused about the question. The best thing is you need to go to the solicitor because you're talking about very confidential issues. My advice is you need to go to the expert solicitor, give them disclose all the matters and discuss with the solicitor. He will advise you which will be the better for you or for your auntie. My advice, because we just get the general advice over the phone or the live, I think your question is a little bit confidential. Need to go to the solicitor, get the advice and apply as he advised. थैंक्स फॉर योर कॉल अगेन। नाज़रीन, आपका और मेरा साथ यहाँ तक, जिन्होंने हमारे प्रोग्राम में कॉल की, जिन्होंने हम आई थिंक मुझे लगता है कि लास्ट कॉल के लिए कहा गया है। बढ़ते हैं लास्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। हेलो जी फरमाइए। मुझे लगता है कि कॉल ड्रॉप होगी। जी फरमाइए। जी फरमाइए। हेलो साहब, मैं अपने कजन के लिए फोन कर रही हूँ। जी फरमाइए। वो अक्टूबर 2003 में आए थे स्पाउस के वीजे पर। उनका कोई गड़बड़ था, वो सेपरेट रह रहे थे। फिर जब वो राजी हुए, फिर उन्होंने अपना केस दिया था लेट काफी, और उन्होंने उस वक्त। आपका सवाल क्या है मैडम? बेसिकली उनको जो है ना, अब 3 साल कंसेशनरी वीजा मिला है, उनके बच्चे नहीं है, मगर उनकी डाइवोर्स हो गई है। ठीक। और 3 साल का कंसेशनरी वीजा जो है ना, वो नवंबर 2013 में खत्म हो जाएगा। आपका सवाल क्या है? उनको यही पूछना है कि जब वीजा खत्म हो जाएगा तो वो उनको 10 साल हो जाएंगे यहाँ पर, वो इंडेफिनेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं या क्या करना पड़ेगा उनको? थैंक यू। अगर आपके जो कजन या जो आपके रिलेटिव या फ्रेंड्स हैं जिसके बारे में आप क्वेश्चन पूछ रही हैं, वो यहाँ यूके में आए थे, उन्होंने अप्लाई किया और साथ फिर उन्होंने डिस्कशन नहीं मिल गई, या उनको किसी भी कैपेसिटी में उनका जो लीगल स्टेटस है वो चलता रहा, अगर 10 साल पूरे यहाँ पे हो जाते हैं तो वो क्वालिफाइड करते हैं कि अंडर द लॉन्ग रेजिडेंसी 10 ईयर्स की बेस पे वो यहाँ पे इंडेफिनिट अप्लाई करें। लेकिन मेरी फिर भी आपको एडवाइस होगी कि एप्लीकेशन करने से पहले किसी सोलिसिटर को मिल लें, तमाम डॉक्यूमेंट्स दिखाएं, क्योंकि मुझे लगता है कि आपने कहा कि पहले वो यहाँ पे लीगल थे, फिर उनको डिस्कशन नहीं मिली है, और उसके बाद वो जो रिलेशनशिप था वो ब्रोकन डाउन हो गया, सेपरेट रहते हैं। तो मुझे लगता है कि शायद इसमें कहीं गैप ना हो, और गैप हुआ तो फिर आपकी एप्लीकेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अगर आपने 10 साल गुजार लिए तो आप क्वालिफाइड करते हैं, अप्लाई करें। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, मेरा और आपका साथ जहाँ तक, जिन्होंने हमारे प्रोग्राम में कॉल किया सराहा, उनका शुक्रिया। जिनकी हम कॉल नहीं ले सके उनसे मुलाकात होगी नेक्स्ट थर्सडे ऑन वीनस टीवी। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम में हमेशा ईमेल आपको नज़र आ रही है, अगर कोई आपको क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो आप वीनस पे इस पे ईमेल कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि आपको इस पर रिप्लाई कर सकें। आपकी कॉल का शुक्रिया। तो मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।